दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पार्ट नंबर 110 और इससे पहले हम 100 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं और 100 के बाद स्पेशल पार्ट्स जो 9 हो चुके हैं यानी कि 109 तक करवा चुके हैं। उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, सारे पार्ट्स आपको सीरियल से मिल जाएंगे। वहां पर 1 2 3 करके सारे हमने लगा दिए हैं, वहां से देख सकते हैं। जैसे हजारों लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं और देख रहे हैं और साथ ही साथ वो नए-नए टिप्स भी सीख रहे हैं, ट्रिक्स सीख रहे हैं, ताकि ऐसे क्वेश्चंस को किस टाइप से सॉल्व करना है बहुत ही कम समय में और एग्जाम हॉल में किस टाइप से क्वेश्चन का जवाब देना है, वो भी बहुत से लोग सीख रहे हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। तो आप तो जानते ही हैं, जो हमारे लगातार जुड़े हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें पता होगा कि जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं अगर फिगर वाला है तो उसके साथ साथ हम पिक्चर भी दिखाते हैं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। साथ ही साथ ऑप्शन के साथ साथ हम डिटेल्स भी बताते हैं कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सोने की एक अंगूठी 30% की हानि पर 17,500 में बेची जाती है। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चाहे उसमें क्रय मूल्य दिया हो या विक्रय मूल्य दिया हो या दोनों में कोई एक पूछ लिया हो, ऐसा ही होगा, और साथ में परसेंटेज दिया हो, यानी कि कितने परसेंट, चाहे यहाँ पर हानि आ जाए या फिर लाभ, आप परसेंटेज को उठाओ। सबसे पहले 30 परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, 0 0 कटा तो 3/10, यानी कि हमारी चीज जो थी दोस्तों 10 रुपए की थी, हमने हानि हो गई। और हानि का मतलब क्या हुआ कि हमारा 10 रुपए जो लगाया था वो भी नहीं निकला, 3 रुपए और कम मिले, यानी कि कितने मिले होंगे? हानि होगी तो 10 में से 3 घटाओ तो आएगा 7, और नीचे 10 है तो वही रहेगा। तो खरीदी थी हमने कितने रुपए की? 10 रुपए की, और बेच दिया कितने की? 7 रुपए की। ठीक है, तो हमने बेचा 7 रुपए की, क्वेश्चन के हिसाब से कितने की बिकी? 17,500, तो लिखिए 17,500। ये बात समझ में आ गई। अब इसको काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा, और 7 बना 35 0 0, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500 आ जाएगी। अब एक की वैल्यू 2500 आ गई और हमने खरीदी कितने की थी? 10 रुपए की, तो एक की वैल्यू 2500, तो 10 से गुणा करा ही दीजिए। यहाँ भी 10 से गुणा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25,000 रुपए हो जाएगी। तो 25,000 राइट ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है आपको। क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है किसके लिए नियम बनाता है? तो वैश्विक व्यापार के लिए, क्योंकि इसका नाम ही देखो विश्व व्यापार है। तो पूरे विश्व के लिए जो व्यापारिक नियम कानून होते हैं उसको ये बनाता है। कौन सा? डब्ल्यूटीओ। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी, ये क्योंकि एक दो बार पूछा जा चुका है, 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, और उसमें 164 देश शामिल किए गए हैं, जो कि इस समय है 164 देश। वहीं पर इसके वर्तमान अध्यक्ष, क्योंकि एक दो सेट में मिला है देखने को कि वर्तमान में अध्यक्ष जरूर पूछता है, चाहे डब्ल्यूएचओ के हों, डब्ल्यूटीओ के हों, ऐसे करके। तो अध्यक्ष कौन है? ये हैं ओकांजो इवेला। ठीक है, तो ओकांजो इवेला इसके इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे दोस्तों ये अल्ट्रासाउंड नहीं है। ठीक है, बाकी रेडियो, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव सारी सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। अब देखो यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं दोस्तों, कुल मिला के 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, औरक प्रकाश, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्सरेज और गामा किरणें। ये होती हैं कुल 7 प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगे। क्योंकि ये ज्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है अगली बार ये पूछ लिया जाए कुल कितने टाइप की होती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 4 ऑप्शन दे दे, 3 ऑप्शन ऐसे दे देगा, एक बाहर से दे देगा कि इनमें से कौन सी विद्युत चुम्बकीय नहीं है। तो देखो जैसे पूछ भी लिया है, तो ऐसे भी होता है। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी का उपयोग शुरू किया था? तो देखो, सोने चांदी की मुद्राएं जो चलती थी पहले, उनके बदले में उसने क्या चालू करा था? सस्ती धातु में निर्मित। कौन कौन सी चलाया किसने था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। तांबा, पीतल जैसे ये सब चीजों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? तो ये करी गई थी दोस्तों 3 टियर पंचायती राज की व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के बारे में।
तो 3 पंचायती राज जो है वो 3 क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एक हमारा गांव स्तर पर, तो 3 भाग ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और ऊपर वाला गांव, यानी कि 3 हो गए, गांव, ब्लॉक और जिला। तो इसलिए बोला जाता है इसको 3 टियर। अब बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट कब सौंपी थी, पूछ लिया जाए अगर, तो 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, तब यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये एमएस वर्ड जो है वो डेटाबेस नहीं है, बाकी सारे जो ओरेकल, पॉक्स प्रो और एमएस एक्सेल ये क्या हैं? सारे के सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। दोस्तों देखो, कंप्यूटर से 1 या 2 क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिलते हैं, याद रखना। इसमें तो खैर यही पूछ लिया सॉफ्टवेयर वाला। और एक क्वेश्चन क्या देता है, जैसे 2 क्वेश्चन देगा तो एक क्वेश्चन तो देगा ऐसे नॉर्मली कुछ भी पूछ लेगा, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या ऐसे। दूसरा वाला पूछता है कि शॉर्ट वर्ड यानी कि फुल फॉर्म बताना होता है। ठीक है, जैसे मान लो पूछ लिया कि पीडीएफ, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग जरा कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, पीडीएफ का फुल फॉर्म बता पाते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला का कौन सा अक्षर एच से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर एन से यू स्थित है? तो इसके लिए मैं एबीसीडी लिख देता हूं। यह है इस प्रकार से दिया है। अब देखो जरा, कह कि एच उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर एन यू से है, तो एन कहाँ ये है और यू कहाँ पर है, ये है। तो आप बीच के बताओ कौन कौन से हो जाएंगे, अंतर कितने का हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 का गैप है। वैसे ही कर रहा है, वर्णमाला का कौन सा एच से उतनी दूरी पर है, तो एच कहाँ पर है? एच है ये वाला है, तो इसके अंदर 6 गैप करो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 का गैप हो गया। तो अगला क्या बचेगा? तो अगला हमारा यही वाला तो बचेगा, ये जो आ रहा है ओ वाला बचेगा, तो ये हो जाएगा ओ वाला, राइट आंसर हो जाएगा। तो ओ कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर दूसरे पे करेक्ट है। ठीक है, बस ऐसे जब कभी आपको समझ में ना आए तो आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है, आपको एबीसीडी लिखना है ऐसे करके, और उल्टा करके भी लिखना है, ऐसे उल्टा लिखते चले आना। इससे क्या होगा कि एक जगह कहीं पर लिख लेना रफ कॉपी में, जहाँ पर रफ सीट होती है, उसमें से कहीं और अगर लेटर संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको कर पाओगे। तो दोनों का काम करेगा आपका, यहाँ से देख देख कर बता पाओगे। कई बार होता है अपोजिट आ जाता है और याद नहीं रहता, हड़बड़ी में गलती होता है, तो आप यहाँ से देख करके कर लेना। एफ का अपोजिट यू है, आई का आर है, ऐसे करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? तो रोहित शर्मा है। देखो मैंने बताया था कि रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है, जब कभी उसमें वर्ड होता है पहला, सर्वप्रथम, सबसे पहले, ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, चाहे वो करंट अफेयर का हो, जीएसजीके का हो, किसी का भी हो, वो फेवरेट होता है रेलवे का। तो ऑप्शन नंबर चौथा, इसीलिए क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था। ठीक है, ये चीजें याद रखना आप। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। तो माध्यिका देखो ज्ञात करने से पहले हमें यह करना होता है कि सबको पहले एक क्रम में लगा लो, या तो आरोही क्रम में लगा लो या तो अवरोही क्रम में लगा लो। ठीक है, तो मैं आरोही क्रम में लगाता हूँ, यानी कि छोटे से बड़ा में चलता हूँ। सबसे छोटा हमारे पास है 22, तो यहाँ पर लिखेंगे 22 और ऐसे ही आगे लगाते जाएंगे। तो इस क्रम से हमने इनको आरोही क्रम में लगा लिया है। ठीक है, तो अब देखो आरोही क्रम में जैसे ही आपने लगा लिया, तो अब आपको एक काम करना है, समझो कि पूरा आंसर आ गया ऐसे ही बिना सॉल्व किए, बिना ट्रिक के बता रहा हूं मैं माध्यिका कैसे सॉल्व करना, और हमेशा आप यही फॉर्मूला लगाना। पीछे से देखो, आप 4 निकाल दो, 1 2 3 4, आगे से 4 निकाल दो, 1 2 3 4, इनको हटा दो, लास्ट में कितने बचे? 2 बचे। तो अगर कभी 2 बचते हैं तो बस मान लो यहाँ तो सेम है, 54 54 आ गया है, तो जब सेम आएगा तो एक आंसर हो जाएगा 54 ही। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो इसका करेक्ट आंसर 54 हो गया। लेकिन अगर कहीं पर मान लो आता 54 आता और कहीं पर आ जाता 46, 54 है यहाँ पर, 54 आ जाता और कहीं पर 46 आ जाता, तो क्या करते, दोनों को जोड़ करके हमें आधा करना होता, वही आंसर हो जाता। लेकिन क्या होता, अगर एक ही बचता तो वही हमारा आंसर होता। जब कभी एक डिजिट बटे पेयर बनाने पे, जरूरी नहीं कि आप 4 4 ही निकालेंगे, बराबर बराबर दोनों तरफ से निकालते निकालते, किनारे से भी और आगे से भी, लास्ट के 2 बचाना है, या तो एक बचे तो एक बचाना है। अगर एक बच रहा है तो आंसर, 2 बच रहा है दोनों जोड़ के आधा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 द्वारा कितने पोलैंड ले जाए गए थे? तो चंद्रयान 2 द्वारा कुल 13 पोलैंड ले जाया गया था, और इसका जो प्रक्षेपण हुआ था वो कब हुआ था? जुलाई 2019 में हुआ था। ठीक है, याद रखना। अगला देखो यहाँ पर,
इसके बारे में समझते हैं। ये चंद्रयान 2 हमारा, ठीक है। इसको मैंने पूरा का पूरा चार्ट बना दिया है ताकि आप आसानी से और उसको समझ जाओ। तो देखो, सबसे पहले क्या है, चंद्रयान 2 है। चंद्रमा के कौन से भाग में उतरा? दक्षिणी ध्रुव में। जैसे देखो यहाँ पर इस जगह पर उतरा चंद्रयान 2। उत्तरी ध्रुव ये है और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर है चंद्रमा, क्योंकि हर किसी में उत्तर दक्षिणी होते हैं। तो लॉन्च की गया था इसको 15 जुलाई 2019 को, और वहीं पर करीब जो खर्च आया था वो 978 करोड़ का आया था। और ये पूछा गया था कि किससे लॉन्च किया गया था, तो GSLV मॉक 3 से किया गया था, ठीक है। और तारीख बताई गई थी, संभावित तारीख इसलिए क्योंकि उतरने की चांसेस है, और उतरा भी उसी तारीख को था, 6 सितंबर को 2019 को ही। उपग्रह, लैंडर और रोवर, कई बार पूछा जा सकता है कि उसके लैंडर, रोवर ये सब नाम क्या है, ठीक है। पूछा गया था एक दो बार। तो देखो, जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान, ठीक है, याद रखना। इनका जो बजट था वो था 603 करोड़ का, ठीक है। इतना महंगा था, आप समझ सकते हो। तो बस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको नहीं आ रहा, ताकि दोबारा का भी अगर क्वेश्चन को करें तो आपके पास समझ में आ जाए। और ये पूरा डेटा लिखा हो, इसको बाद में फेयर कॉपी या रफ में कर लेना, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चंद्रयान 2 की बात हो रही तो चंद्रयान 1 की भी बात कर लेते हैं। चंद्रयान 1 को जो प्रक्षेपित किया गया था, छोड़ा गया था, वो 22 अक्टूबर, यानी कि 10 को मैं अक्टूबर लिख देता हूँ, 2008 को छोड़ा गया था। पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि एक दो बार हो सकता है कि पूछ लिया जाए, क्योंकि जब इसका कनेक्शन होता है तो बाकी पीछे वाले भी पूछे जाते हैं और आगे वाले भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अब 2008 को लॉन्च हुआ था पहला चंद्रयान 1, जो कि असफल रहा, और दूसरा वाला इस बार पूछा गया था। तो काफी हद तक ये भी सफल ही रहा, समझो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है ब्रुसेल्स में। दोस्तों देखो, कई बार ऐसा हुआ था कि पिछली बार लगभग 2-1 सीट छोड़ करके प्रतिदिन का नियम था रेलवे का कि पूछे जा रहे थे कि मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वैसे ही पूछा गया था विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मतलब जो इंटरनेशनल हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, उनको पूछ लिया गया था। तो वैसे देखो, नाटो का पूछा है तो ये कहाँ है? ब्रसेल्स में है। क्वेश्चन, एक्स किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, वाई एक्स की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है, वाई को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? तो देखो, एक्स तो कर देता है 14 दिन में, जबकि जो वाई है एक्स की तुलना में और भी ज्यादा अच्छे से काम करता है, यानी कि और जल्दी कर लेता है, 40% ज्यादा कुशल है। तो इस 40% को आप नीचे लिख लो, परसेंट हटेगा इसलिए 100 आएगा, नीचे 0 0 काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि अब कुशल ज्यादा है, तो ज्यादा का मतलब अगर ये 5 काम करेगा तो ये करेगा 2 ज्यादा, यानी कि करेगा 7 और ये करेगा 5। एक्स की क्षमता जो है, एक्स का मतलब है ये है, एक्स 5 दिन में करता है, क्षमता है 5 इसकी, और वाई की क्षमता है यहाँ पर 7, ठीक है। ये क्षमताएं लिखी हैं तो मैं लिख देता हूँ एक्स और वाई। एक्स करता है कितनी क्षमता के साथ? 5, और ये करता है 7 क्षमता के साथ। अब यहाँ पर एक्स 14 दिन तक काम करता है दोस्तों। तो अब बताओ, एक दिन में 5 काम अगर एक्स कर रहा होगा तो 14 दिन में कितना करेगा? 14 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 70। तो टोटल काम जो होगा वो 70 होगा, उसी को तो एक्स कर रहा होगा। तो टोटल काम निकल आया हमारे पास 70। पूछा जा रहा है वाई अकेले कितने दिन में करेगा, तो 70 काम है और वाई की क्षमता कितनी है? 7। तो क्षमता से भाग दे दो, तो यहाँ पर देखो 7 से 7 कट गया, तो ये यहाँ पर 7 से 7 कट गया तो आएगा 10, उत्तर हो जाएगा। तो 10 दिनों में वो कार्य को पूरा कर डालेगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। देखा, क्षमता ज्यादा है क्योंकि एक्स 14 दिन लेता है और वाई लेता है 10 दिन। क्यों? क्योंकि वाई की क्षमता ज्यादा है। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था? तो आसफ उल दौला ने करवाया था, ठीक है। आसफ उल दौला ने करवाया था। और दोस्तों, इसका नाम एक और होता है, भूल भुलैया के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि रेलवे पूछ ले अगली बार कि कौन सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग को हम भूल भुलैया के नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे कौन सा? बड़ा इमाम बाड़ा, जो कि कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। लखनऊ में, अभी इसकी मैं फोटो भी दिखा रहा हूँ आपको, लखनऊ में स्थित है। और ये दोस्तों प्रार्थना स्थल हुआ करता था कब? 1784 के आसपास, जहां पर लोग जाकर मन्नतें मांगते थे अपनी, ठीक है, जो मुस्लिम लोग थे। तो ये आप देख सकते हो, ये है देखो कुछ इस प्रकार का बड़ा इमाम बाड़ा, जो कि लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर लोग जाते हैं देखने, और ऊपर की तरफ यहाँ पर जब अंदर से घुसेंगे, ये पूरा का पूरा भूल भुलैया कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कितने लोग गए हैं अब तक जरूर बताना, और मैं तो गया हूँ, मैंने देखा था। और कहीं पर अगर फोटो मिलती है तो मैं फोटो भी दिखाऊंगा आगे चल के कभी भी, ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे यहाँ पर द्वार है और ये अभी तो आधा पार्ट है दोस्तों, इसके आगे भी बहुत सारा ग्राउंड है और अंदर गेट लगा हुआ है। इसके बाद ये अंदर का नज़ारा है पूरा, ठीक है, जिसमें जूते चप्पल यहाँ पर उतारने होते हैं लोगों को और इसका अलग से पैसा देना होता है, अलग से चार्ज लेना होता है, 20 रुपए लगभग था, अब पता नहीं कितना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, न्यूरॉन का हिस्सा ये शंकु नहीं होता दोस्तों, जबकि कोशिका का है, तंत्रिका का है और सखिका है, सारे सारे होते हैं। चलिए पहले उसको देख लेते हैं हिस्से कौन कौन से हैं। तो ये है पूरा न्यूरॉन, ठीक है। अब आप खुद देख लो, सेल बॉडी इसका हिस्सा होता है जिसको हम ये सेल बॉडी बोलते हैं, और ये जो ये होता है अंडाकार, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये सारे सारे पार्ट ही तो हैं। और ये जो देख रहे हैं ना, ये अलग अलग टुकड़े हैं बर्फी जैसे, ये क्या है, एक्सॉन है, ये भी इसके पार्ट हैं। और ये जो छोटी छोटी लकीरें होती हैं जैसे डालियां पौधे की, उसको बोलते हैं डेंड्राइट बोलते हैं। वहीं पर देखो सिनेप्टिक टर्मिनल्स जो होते हैं, ये होते हैं सिनेप्टिक टर्मिनल्स, ये जो छोटे छोटे ऊपर देख रहे हैं, ये सारे के सारे होते हैं। तो आप खुद बताओ इसमें से कौन कौन से पार्ट हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइन, न्यूक्लियस, एक्सॉन और लास्ट सिनेप्टिक टर्मिनल्स, ठीक है। ये आप खुद नोट कर लो। तो अगली बार से न्यूरॉन के पार्ट आ जाए तो आपको रटे होने चाहिए, क्या, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन और सिनेप्टिक, ठीक है, याद रखना। इसको ध्यान से देख लो मैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन आगे निकालने वाला हूँ यही, ठीक है। तो अब खुद देख लो, सेल बॉडी था, एक्सॉन था, डेंड्राइट था, लेकिन कौन नहीं मिला हमको, तो बस यही इसीलिए तो पूछा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, परीक्षा में कितने छात्र ने भाग लिया। तो देखो 90% जो छात्र हैं दोस्तों, वो क्या हो गए, फेल हो गए। और ये बताओ कि टोटल परसेंट कितना होता है, 100 होता है। तो 90 तो फेल हो गए इसमें से, 100 में से, तो पास कितने हुए होंगे, 10 हुए होंगे। माफ कीजिएगा, उल्टा हो गया, क्योंकि 90% छात्र पास हो गए हैं, ये पास है, और 10% फेल हो गए हैं। जब 10% फेल हुए हमारे हिसाब से, और यहाँ पर फेल कितने हुए, 600, तो 10% की वैल्यू क्या हो गई, 600 के बराबर हो गई। और टोटल बताना है कितने छात्रों ने भाग लिया था, 100%। तो जब 10% की वैल्यू 600 है, तो 10 से गुणा इसको और करा दो, तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6000। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। अब आप ये बताना जरा सा कि कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए थे, पास कितने परसेंट हुए, माफ कीजिएगा, कितने लोग पास हुए थे, ये बताना है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने पास हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द रिजर्वेशन को 4 विभिन्न कूट भाषाओं में निम्नानुसार लिखा जाता है। मतलब ऐसे ऐसे करके इसको हम पलट उलट कर लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। कह रहा है इनमें से किस कूट भाषा में शब्द इंक्वायरी को FLTQ ऐसे करके लिखा गया है। तो देखो जैसे, अब यहाँ पर देखो, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो वहीं पर देखो आर के बाद क्या आया होगा, एस आया होगा। तो एस कहाँ पर लिखा गया है, तो एस पहले और दूसरे में दोनों में लिखा गया है, ठीक है। अब दोनों में लिखा गया है, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। जब एक हो सकता है तो देखते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है। अभी आगे और हमें चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करेंगे, ई को एल लिखा जाता है, तो ई को एल कैसे लिखा जाएगा, उल्टा करके, जैसे एल के बाद आता है एम, फिर गैप करके एन आ गया, तो वही तो एन आ गया, ये देखो ये वाला, ठीक है। वैसे ही हमें पीछे से लेना है, मान लो कि हम ले रहे हैं यहाँ पर, हमें लाना है ई लाना है, तो आप बताओ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमें मिल जाता सी मिल जाए, क्यों, क्योंकि सी के बाद हम डी का गैप करेंगे और पीछे आएंगे ई में, तो यहाँ पर सी होना चाहिए। तो देखो सेकंड नंबर पे सी कहाँ पर है, इसमें दिया है, और इसमें तो जी दिया है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि जी के बाद क्या आएगा, आई आना चाहिए, तो यहाँ पर आई नहीं, ई दिया है। तो बस सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा वाला कूट भाषा सेकंड। तो वही ऑप्शन में भी देख लो, कूट भाषा सेकंड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया है, इसको समझते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। प्रत्येक पंक्ति में दी गई संख्याओं के बीच एक समान संबंध है, उसको हमें बताना है कैसा संबंध है इनके बीच में। तो देखो यहाँ पर लिखा है 25 और 14, दोनों को आप जोड़ो, तो ये है 25 और ये है 14, तो 9 और 3 39, तो 39 ही तो लिखा है। इसमें देखो, इसमें पता नहीं है, तो चलो इसको पहले देख लेते हैं। ये लिखा है 63 और यहाँ लिखा है 9, तो ये हो जाएगा 63, कितना आ जाएगा 72। तो देखो यहाँ पर 72 दिया है, 72 दे, इसका मतलब कि किनारे किनारे वाले दोनों हम जोड़ देते हैं तो बीच वाला आ जाता है। अब यहाँ पर तो हमें पता नहीं कि क्या दिया है, तो 51 टोटल होना चाहिए, और एक तो 18 है, तो इस 51 में से आप 18 हटा दो, तो 11 में 8 गया तो 3 आएगा।
अब देखो आगे आप नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो आगे ये समझ जाओ कि लास्ट डिजिट इसका 3 होगा। तो ऑप्शन में केवल इसी में 3 दिया है, बाकी में देखो 2, 9 और 8 दिया है। ठीक है, बाकी और कर लो। 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 33 आएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी भिन्न 5/7 और 3/5 के बीच स्थित नहीं है? तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, पहले या तो उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इनको पॉइंट पॉइंट पे बना लो। तो देखो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0.5, ये वाला पहला। दूसरा क्या हो जाएगा 0.4, 0 0 लगा लो। ठीक है, आगे इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मान लो कुछ 0 पॉइंट तो 50 आएगा, 12 चौक 48 आएगा, 12 एक कम 12 बचेगा। ठीक है, आगे अभी जरूरत पड़ेगी तो और भी निकालेंगे। आगे देखो यहाँ पर हो जाएगा 0.3 और 3, यानी कि सबसे छोटा भिन्न तो यह आया। अब आते हैं इनके बीच का हिसाब करते हैं। तो देखो 7/18 क्या लिख सकते हो, 0 पॉइंट, तो पॉइंट लगाएंगे तो 70 हो जाएगा वो। और 18 से काटो 70 को, 18 त्रिक 54। ठीक है, क्योंकि 18 चौक 72 हो जाएगा। बचा हमारे पास आगे कुछ भी बचा हो आप मान लो थोड़ी सी कि 30 के ऊपर आएगा, 0.03 के ऊपर आएगा कुछ ना कुछ। इसको देखो, इसको लिख सकते हैं क्या, 0 पॉइंट और 23 हो जाएगा, तो 5 6 का 30, यानी कि हमें 030 से लेकर के 3060 तक जाना है, यानी कि 30 से 60 के बीच में जाना है। ठीक है, 30 से 60 के बीच में कौन सा, देखो 50 40 41 है, जबकि 33 जो है दोस्तों इसमें ये भी आ रहा है 33, इसलिए हमको 30 तक नहीं लेना है, इसके आगे का डिजिट भी हमें निकालना पड़ेगा, वरना हम यहाँ पर फंस नहीं जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये आ गया, मान लो यहाँ पर बचा था 18 त्रिक 54, तो 70 में से 54 हटा दो, बचेगा 16, तो 16 में एक 0 लगा दो, 160 हो जाएगा। तो अब आगे डिवाइड करो 18 से, 18 अट्ठे 144, तो यहाँ पर 0.3 ना बोलकर हम बोलेंगे 0.38। अब इसमें इसके बीच में देखना है, तो देख लो 0.33 और 0.38 से हम लेना शुरू किया है, 60 तक जाना है, ये 33 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर चौथा भारतीय राज्य से संबंधित है माननीय नृत्य। तो दोस्तों ये है सिक्किम से संबंध है। अब देखा होगा आपने कि यहाँ पर लोक नृत्य या संगीत कुछ ऐसी चीजें जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में दिया भी होता है, तो कम से कम एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं क्वेश्चन आते, एक या दो, बहुत ज्यादा आएगा तो 2 आएगा बस। उत्तराखंड का नृत्य क्या है दोस्तों, ये है छोलिया। ठीक है, छोलिया नृत्य है, पिथौरागढ़ का फेमस है, पिथौरागढ़ वहां पड़ता है उत्तराखंड में। अगर कोई वीडियो आसपास से देख रहे हो उत्तराखंड से तो आप लोग जरूर बताना। ठीक है, आगे देखो त्रिपुरा, तो त्रिपुरा का है होजगिरी और गरिया, ये इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में है बुइया नृत्य और पोमीर नृत्य, पोमीर यहाँ का फेमस है, तो पोमीर भी आप याद रखना। ठीक है, तो कौन कौन से नृत्य हो गए, सिक्किम का हो गया मारुनी, सिक्किम का हो गया बता दी थी हमने, मारुनी नृत्य है। उत्तराखंड छोलिया, त्रिपुरा नृत्य होजगिरी और गारिया, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा भुइया नृत्य या फिर पोमीर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात करिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतः बिना कुछ विशेष रहे माप सकता है। देखो जब कभी कह दिया जाए बड़ा सा बड़ा कंटेनर, या कहेगा कि ऐसे लट्ठा दिए हैं इसमें से कौन सा टुकड़ा काटे कितना कि पूरा का पूरा हो जाए, कोई शराब शेष न जाए, जैसे बोला गया था कोई खराब न जाए, तो वैसे यहाँ पर है बड़ा सा बड़ा वर्ड अगर दे दे समझ जाओ आपको HCF निकालना है। ठीक है, मासा निकालना है। तो देखो 72 और 90, इसके बाद 144। अब आपको HCF निकालने नहीं बैठ जाना है, अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन का नंबर है जो सबको काट रहा है। 17 से काटो तो 72 कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो नहीं कटेगा तो ये कैंसिल हो गया। 18 से काटो तो 18 से काटेंगे तो 18 चौक 72 और 190, 18 एक कम 18 हो जाएगा, 18 पंचे 90 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 90, 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। कट गया पूरा पूरा, यानी कि तीनों ही कट गए हैं, तो बस यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गया आप, इस टाइप से करना है आपको। बाकी आप 11 चेक करना चाहते हैं तो आप देख लो 72 11 से कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो सेम वैल्यू होती है वो कटता है, इससे 70 2 2 ऐसे होता तो 11 से कटता। वहीं पर 90 से देख लो नहीं कटेगा, तो सिर्फ ऑप्शन हमारा जो है यही कटेगा, लास्ट वाला दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग यानी कि NCSC का नया अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि नियुक्त किया गया है? तो विजय सांपला है। लेकिन अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर सांपला नहीं होगा, लेकिन 2024 में अगर पूछ लिया जाए
कि इसके अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको बताना है श्रीकांत मकवाना, श्री किशोर मकवाना, माफ कीजिएगा, श्री किशोर मकवाना जी हैं इस समय जो अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे 24। ठीक है, तो दोस्तों आज 50 तक हमने कवर कर लिए। अब अगले क्वेश्चन हम करेंगे ये वाले सारे के सारे अगले पार्ट में। तो उम्मीद है कि आज काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ दो लोगों के साथ एटलीस्ट शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं करते हैं दोस्तों तो कम से कम एक लाइक तो कर ही दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है चैनल से काफी कुछ सीखा होगा और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप एएलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, एक एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। या फिर आप अगर सारे स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो एएलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर, तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है सबकी अलग अलग, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके, एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी ऐसे करके। तो आप देख लेना, आराम से आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे और सबको हमने क्रम से लगा दिया है ताकि आपको ढूंढने में कोई भी असुविधा ना हो। रेलवे के इंटरव्यू की वीडियोस हमने बहुत सारी ली हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिएगा, या फिर जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसी के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, सारी एक एक वीडियो की लिंक मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके आगे वाले क्वेश्चन पार्ट जो है वो आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगी, जहां पर लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है या पूछना कहना चाहते हैं तो कमेंट करिए, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे अब तक हजारों लोगों ने कमेंट्स करे और हमने सबके रिप्लाई दिए हैं, ठीक वैसे आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, नीचे क्लिक करिए अगला पार्ट पे और फिर मिलते हैं वहां पर। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।